अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। टेस्ट मैंने बता दिया था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सीवीपी। एक एक सवाल है, टोटल ही नहीं दिए अभी। ईओ क्यू तक ले लिए, तो ईओ क्यू का सवाल डाला। सवाल होमवर्क दिया था एक, फिर किया भी होगा, मसले भी होंगे। नहीं यार, नहीं 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 नहीं, नहीं। कॉपी पेस्ट तो नहीं था, नहीं नहीं, ऐसी बात किया किस किस ने है, और ये जितने लोगों ने किया इनको कोई मसला नहीं। नहीं यार, नहीं 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 नहीं, हाँ तो मसला है ना फिर। हाँ तो मसला है ना, है भाई, है मसला, है, होना चाहिए था। किसी ने तुक्के शुक्के मार लिए या किसी ने सोल्यूशन सही तरह देखा ही नहीं है, तो फिर उसको क्या लगे मसला है कि नहीं। जी मसला है, हाँ तो मसला है ना फिर। जी जी, ये कैसे पता चलेगा, ये तो सेंटेंस पे गौर ही करना पड़ेगा। अच्छा, वो कल जो मैंने इधर बोर्ड पे सवाल दिखाया था आखिर में, कल जो आखिर में बोर्ड पे सवाल दिखाया था वो क्वीन कॉर्प के नाम से, तो वो कुछ बच्चों के इसरार पे वो ग्रुप में मैंने शेयर भी करा दिए। ग्रुप में मिला है सवाल, हाँ तो वो अगर चाहिए तो मैंने ग्रुप में भिजवा दिया, और ये ऑनलाइन वाले बच्चों के कोर्स में रख दिया है। क्वीन कॉर्प के नाम से एक सवाल है जो मैंने कल स्क्रीन पे दिखाया था। जिन्होंने सवाल किया है मसले उनको होने चाहिए थे। चलें, जिनको नहीं भी मसले हैं वो भी सुन लें, क्या पता कोई चीज वो मिस कर रहे हो। इसमें और कल वाले सवाल के अंदर, जो कल वाला सवाल मैंने बोर्ड पे किया था उसमें और उसमें एक बड़ा फर्क यह है कि उसमें हमने एग्जिस्टिंग को सजेस्टेड के साथ कंपेयर करना था। अब इसमें एग्जिस्टिंग तो वैसे ही बेकार होने लगा, एग्जिस्टिंग नहीं है, इसमें एक सजेस्टेड है और एक हालात बदलने की वजह से वो बदल जाना है। यानी जो अभी इस वक्त दिया हुआ है और बजटेड प्रोडक्शन 1,20,000, यानी हमने इतनी प्रोडक्शन बजट की हुई है, और सवाल ये है कि ये रिजेक्शन के बाद है कि रिजेक्शन से पहले। जी बजटेड है। देखें, जब जब बजट कर रहे हैं ना, या रिक्वायर्ड है कि इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, तो प्रोडक्शन उसी की बात हो रही है ना जितने एक्सेप्ट होने चाहिए। जैसे अगर ये कहा जाए कि क्या कहा जाए, क्या कहा जाए है, हाँ पता नहीं, कोई मिसाल ही नहीं आ रही दिमाग में।
समझ तो गए होंगे बस। देखिए, अगर शाम को कोई फैमिली गैदरिंग है, मेहमानों ने आना है और उनके लिए ये कहा जा रहा है कि जी कुछ 40 गिलास जो है ना वो शरबत होना चाहिए। अब ये जो 40 गिलास शरबत है, अब ये पता है कि जो शरबत ग्लासेस में डाल रहा होगा उससे कोई शरबत का ग्लास इधर उधर गिर भी जाना है। तो अब जब कह रहे हैं जी 40 ग्लासेस हैं जरूरत शरबत, तो ये तो नहीं ना कि 40 ही वो बनाना शुरू करेगा, उनमें से 2-3 गिर जाएंगे और फिर जब लेके आएगा तो 37 रह गए होंगे और फिर मेहमान आपस में लड़ मर रहे होंगे कि किसने एक पीना है। तो अगर रिक्वायरमेंट है तो वो जो बच जाएंगे, जो एक्सेप्ट हो जाएंगे, उन्हीं की बात की जा रही। तो इसलिए 1,20,000 फॉर द ईयर प्रोडक्शन बजट की हुई है, तो ये वही हैं जो एक्सेप्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो एक्सेप्ट ही नहीं होंगे उनको वहीं से निकाल देंगे। और मिसाल देता हूं कि अगर किसी इदारे ने रिक्रूटमेंट करनी है और कहा है जी कि हमें 50 लोग हायर करने हैं सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर, 50 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो 50 लोगों ही का इंटरव्यू नहीं करना, इंटरव्यू ज्यादा का करना है, क्योंकि पास्ट ट्रैक ये है कि जितने भी लोग इंटरव्यू देने आते हैं 5-10% उसमें से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अगर बजट किया हुआ है कि 50 लोगों की हायरिंग है, तो इसका मतलब सिर्फ 50 लोगों के इंटरव्यू करना नहीं है, वो तो रह ही 45 जाएंगे पीछे। तो इसलिए अगर ये रिक्वायरमेंट है या बजटेड प्रोडक्शन है इतनी, तो ये एक्सेप्टेड वालों की बात हो रही है। अच्छा, पिछले साल ये था, लेकिन अभी इस वक्त मार्केट में स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है प्रेजेंटली, और इसकी वजह से मैनेजमेंट को लगता है कि फोर सीज हो गया जो होना था, अब अगली बात हो रही है। मैनेजमेंट को लगता है कि लोग छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे, लेबर टर्नओवर का मतलब है लोग छोड़ जाते हैं, तो मैनेजमेंट को लग रहा है कि लोग छोड़ जाएंगे। जब लोग छोड़ जाएंगे तो हमें इसकी वजह से रिक्वायर्ड होगा कि हम सब्स्टिट्यूट लेबर लेके आए। तो ये अभी हमने इस वक्त फैसला करना है कि सब्स्टिट्यूट लाएं कि ना लाएं। नहीं, हालात लग रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाना है, तो अब एग्जिस्टिंग खत्म हो गया, ये चीज बन गई प्रेजेंट। तो इसलिए कल वाले सवाल में एग्जिस्टिंग को ही प्रपोज से कंपेयर करना था, अब एग्जिस्टिंग ये रहा ही नहीं है, अब ये रिवाइज सिचुएशन है, इसको इंसेंटिव प्लान से कंपेयर करना है। तो एक तो ये कल वाले सवाल में और उसमें चेंज, ठीक है। और सवाल की रिक्वायरमेंट भी अगर पढ़ेंगे ना तो उससे भी अंदाजा हो जाएगा। In order to avoid this situation, management is considering to revise the wage plan required, proposed wage plan और सब्स्टिट्यूट लेबर। तो इससे भी पता चल रहा है कि एग्जिस्टिंग की तो बात ही नहीं रही बीच में। तो इसलिए रिवाइज्ड वाला, ये जो हालात रिवाइज होने, और नहीं सॉरी, वो जो सब्स्टिट्यूट हायर करने हैं और ये जो वेज प्लान रिवाइज करना है, इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर करना है। एक बात तो ये इसमें बताने वाली है, किसको कहां क्या कंपेयर करना है, इसकी अंग्रेजी से रिलेटेड कोई एतराज। दूसरा मसला इसमें कॉम को ये होगा कि जब हम रिवाइज्ड वेजेस कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यहां तो वेस्टेज का जिक्र ही नहीं किया, लेकिन वो तो ऊपर किया हुआ है। इन्होंने कहा है कि फ्रॉम 4 to 5, फ्रॉम 3 to 4, यानी अभी इस वक्त ये इतना होता है, अगर हम लोग नए सब्स्टिट्यूट ले आए तो ये हो जाएगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड द सिचुएशन, ये करना पड़ेगा। तो ये करने से क्या अवॉइड हो जाएगा? वेस्टेज अवॉइड हो जाएगी, रिजेक्शन अवॉइड हो जाएगी। नहीं, 3 से 4 होना अवॉइड हो जाएगा, 3 तो होगा फिर। तो इसलिए इस सिनेरियो में वेस्टेज रिजेक्शन 3% होगी और मटेरियल वेस्टेज 4% होगी। तो इसलिए इसमें वेस्टेज और मटेरियल वेस्टेज और प्रोडक्शन की रिजेक्शन इसमें भी एप्लीकेबल है, लेकिन वो 3 और 4 वाली, 5 और 4 वाली नहीं, ठीक है। तीसरा मसला इसमें जो मुझे लगता है होगा, अब इसके अलावा आपने जो पूछना है पूछ लीजिएगा। इतनी बार हो चुका ये काम, सवालों में बार बार आ चुका, मैं एक बार फिर बता देता हूं। मटेरियल यूज होना किसको कहते हैं? मटेरियल कॉस्ट इनकर होने से क्या मुराद है? प्रोसेस
मटेरियल कॉस्ट इनकर होना, प्रोसेस में जो मटेरियल इनपुट होता है। तो ये जो आपको सवाल के अंदर ऊपर 4 किलो दिया हुआ है, ये इनपुट है। और अभी इस वक्त लॉस हुआ करता है 4%। तो जो प्रोडक्ट बनता होगा वो कितने किलो वाला होगा? 3 अगर हमने ये वेज प्लान वाला काम ना किया और हायर कर लिए सब्स्टिट्यूट लोग, तो लॉस 4 की जगह 5% चला जाएगा। तो हम अब कस्टमर्स को कहेंगे जी महंगाई हो गई है, वो जो कोकोमो में पहले इतने सारे होते थे अब इतने से रह गए हैं, तो पैकेट छोटा कर देंगे। कोकोमो में दो ही होने लग गए हम, 3 होते हैं। और वो 3 जो होते हैं वो असल में 2.5 होते हैं। वो एक टूटा हुआ होता है, उसमें चॉकलेट भी नहीं होती है, वो किसी ने चाट के वापस रखी होती है, क्योंकि तो उस लिहाज से 2.5 होते हैं बस। तो अगर वो प्रोडक्ट अब लॉस जब ज्यादा हो जाएगा तो फिर प्रोडक्ट नहीं हल्का कर देंगे, इनपुट चेंज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट अब भी इतने ही किलो वाला वजन रहेगा। और ये जब मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने ये बात की थी कि इस वक्त हम ये नहीं कह रहे कि पूरे महीने में टोटल फॉर द मंथ कितने किलो इन हुए, कितने किलो आउट हुए। ये बात प्रोडक्ट के 1 यूनिट की हो रही है कि प्रोडक्ट का 1 यूनिट जो कि इतने किलो का होता है, उसके लिए पहले इतने किलो इनपुट हुआ करता था, अब इतने किलो हुआ करेगा। तो अब ये वाला निकालने के लिए पहले हमें 4 किलो से यहां तक आना पड़ेगा, फिर यहां तक आना पड़ेगा। यानी 4 केजी को पहले वहां 0.96, फिर यहां 0.95। और रिवाइज्ड वेज प्लान में ऐसा क्यों कुछ नहीं किया? इसमें क्यों नहीं किया? क्योंकि वो एग्जिस्टिंग वाला ही रहेगा, मतलब 4 किलो का 4 किलो ही रहेगा। तो वो तो ऑलरेडी 4 किलो है, तो इसलिए रिवाइज्ड वेज वाले में इस तरह की कोई हरकत नहीं की। तो 4 तो है, 4 है ना, ले लिया ना। 4% नहीं कह रहा, 4 किलो कह रहा हूं। पहले 4 किलो लगता है, बस लगता है, अभी भी लगेगा। हाँ, ये 4 किलो ये है कि ये है, तो अभी भी इतना ही होगा। ये वाला कौन सा कि 0.96 क्यों किया है? ना यार ऐसे ना करो, नहीं यार नहीं, ऐसे नहीं करें यार। ये तो मैं टोटल को 3 दफा तो मैं अलग से समझा भी चुका हूं। पहले भी एक सवाल में आया था, मैंने कहा था फिर समझा देता हूं, अभी मैंने फिर समझा दिया जी। इतने पैसों में तो इतना ही होगा यार फिर जी। दोबारा बोलिए, वर्डिंग से क्या लग रहा है? फ्रॉम 4 to 5%, तो 96 से क्रॉस ऑफ करेंगे और 95 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला काम समझ आया हुआ है कि इस सवाल से हटके ये वाला काम पता है कि नहीं? आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, इसके बगैर भी पेपर पास हो जाएगा। ये जो इधर से इधर और वापस यू टर्न लेके यहां आना है, ये कॉन्सेप्ट है क्लियर? कॉस्ट पर यूनिट, इतने रुपए का मटेरियल लगेगा, तो मटेरियल लगेगा से क्या मुराद है? प्रोसेस में इन होगा। तो ये 4 किलो आपको इनपुट बताया हुआ ना कि नहीं है ना? तो ये 4 किलो ये है कि ये है? वो है ना। अगर हमने सब्स्टिट्यूट लेबर हायर कर लिए तो जो प्रोसेस का लॉस 4% होता था, अब वो 5 हुआ करेगा, तो इनपुट चेंज करना पड़ेगा। तो वो इनपुट कैसे निकालें?
4 किलो से पहले यहां पहुंचे, फिर वापस आए। ये तो जो सब्स्टिट्यूट लेबर वाली ऑप्शन सॉल्व की है उसमें मटेरियल ऐसे ही निकाला हुआ है। ऐसे नहीं किया हुआ, ऐसे ही किया हुआ। इस पे एतराज है, रिवाइज्ड वेज प्लान पे एतराज तो भी है। यदि किसी को ये बातें समझ नहीं आई, क्यों भाई? ये आपको कह रहा हूं, ये आपके साथ वाला, ये वाला, ये हाँ समझ आया? कान में बता दो बताना तो। यस यस जी सर, रिवाइज में जो ऐसे 400 को 96.96 डिवाइड नहीं करेंगे? नहीं सर, सब्स्टिट्यूट लेबर में ये 0.96 से मल्टीप्लाई 0.95 से डिवाइड क्यों किया है, ये किस किस को सच्ची सच्ची समझ नहीं आया? एक दो, हिम्मत करें, शाबाश। हाँ जी, बाकी सबको आ गया? नहीं आया, बताओ क्या किया है? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन 0.96 से मल्टीप्लाई क्यों किया, डिवाइड क्यों नहीं किया? 5 था नहीं, 5 होगा। चले एक दफा मैं फिर से सबको बता रहा हूं, और ये इस अटेम्प्ट में आखिरी दफा है। कॉस्ट पर यूनिट अभी इस वक्त जो है ये वो बताई हुई है, और 1 यूनिट के लिए 4 किलो मटेरियल लगता है, ये कॉस्ट है। तो 4 किलो मटेरियल लगने का मतलब है मटेरियल प्रोसेस में इन होना कि नहीं? तो अभी इस वक्त ये जो एक बनता है, क्या जिंक, ये जो एक जिंक बनता है, इस एक जिंक को बनाने के लिए एक जिंक को बनाने के लिए 4 किलो मटेरियल प्रोसेस में डालना पड़ता है। 4% लॉस होता है और एक जिंक बन जाता है। इस एक जिंक का कोई डब्बा होगा, कोई बोरी होगी, कोई बॉक्स होगा। एक जिंक कितने किलो वजन का होता है? कैसे निकला ये? इसमें से इसका 4% माइनस किया तो एक जिंक इतने किलो वजन की चीज है। अगर अनाड़ी लोगों को ले आएंगे तो जो पहले 4% लॉस होता था अब 5% लॉस होने लग जाएगा। प्रोडक्ट तो हम वही उसी साइज का ये बनाएंगे ना अब भी, तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट था वो अब भी इतने किलो वाली चीज ही होगा। लेकिन अब अनाड़ी वर्कर्स होंगे तो इसलिए इन 4 की जगह ज्यादा करना पड़ जाएगा। कितना करें कि 5% लॉस के बाद ये बच जाए? तो फिर ये 95 है, इसको 95 से डिवाइड करेंगे या ना करें? कितना आ जाएगा? 4.04। तो अब जिंक बनाने के लिए इतने किलो मटेरियल डालना पड़ा करेगा, और 1 किलो होता है 100 रुपए का, तो एक जिंक बनाने के लिए अब इतना खर्चा लगेगा। इस फिगर तक कैसे पहुंचे? 4 किलो से पहले यहां पहुंचे, कैसे पहुंचे 4 केजी से वहां तक? इनटू 0.96, फिर वापस डिवाइडेड बाय 0.95। अगर अब भी समझ नहीं आया तो मैं
क्लास जैसे फारिग करता हूँ ना, तो टाइम निकाल के ना मर जाओ जाके। अब किधर थे, हम क्या कर रहे थे? अब हाँ बस, अब आप और बताएं कि इसमें और क्या पूछना है। हाँ जी, जिन्होंने किया है इसमें और क्या पूछना है? चले, कुछ नहीं पूछना। अच्छा ठीक है, जब हम वेजेस रिवाइज कर दें तो जो अनाड़ियों के हाथ काम लगना था वो अपने बंदों से ही हो जाएगा, तो कितना किलो अब लगा करेगा? किसको करें 0.96 से डिवाइड? इससे और पीछे चले जाए। मटेरियल कॉस्ट अब भी उतनी ही आएगी जितनी पहले आती थी या अब चेंज हो जाएगी? हैं? उतनी आएगी ना, तो बस 400 ही आएगी। तो मगर मटेरियल तो 4.4 ही लग रहा होगा। 4.4 कैसे लग रहा था? 4.4 इनपुट करना पड़ा था, उसके लिए फिर हमें 4.4 किधर है? 0.4 हमारा पे लग रहा वो हो रहा है ना, ज्यादा लग रहा था। हमें 4 kg बनाने के लिए, 4 kg बनवाने के लिए हमें 4.4 लगाना पड़ा। क्लास के बाद चले 2 सवाल और करते हैं अभी, और रेलेवेंट कॉस्टिंग के नोट्स आपको कुछ 2 दिन पहले शायद ग्रुप में शेयर करवाए थे, और हार्ड कॉपी किसी को चाहिए हो तो कॉपियर के पास भी रखे हुए हैं, कल होंगे आपके पास, हो कल चाहिए मुझे वो नोट्स। अभी करते हैं एक सवाल, और ये सवाल जो मैं आपको भी करा रहा हूं ये जनरल डिसीजन मेकिंग का सवाल है। कल से फिर मैं आपको स्पेसिफिक टाइप्स पे ले आऊंगा। अभी आप पढ़ लें, एक पुराना सा सवाल है, ऑटम 13, ऑटम 2013, क्वेश्चन नंबर 2। ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर में ही होगा। डिजाइन लिमिटेड, ऑटम 2013, क्वेश्चन नंबर 2। होगा पेज 509, डिजाइन लिमिटेड। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। सवाल मिल गया। ऑटम 2013 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है डिजाइन लिमिटेड।
Yes. हाँ जी, पढ़ लिया तो मैं बात करूं। जैसे पढ़ लिया। एक बिजनेस है, वो प्रोडक्ट्स बनाता है ऑलिव और मिंट। विज भी बनाता है? विज भी तो बनाता है। विज नहीं बनाता, विज खुद ही बन जाता है। विज ऑलिव, अच्छा विज ऑलिव एक है और मिंट एक है। विज का मतलब है जो के यानी दैट इज। तो बिजनेस दो प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि ऑलिव और मिंट है। तो बिजनेस ऑलिव और मिंट बनाता है, और अभी इस वक्त जितने ऑलिव और मिंट बनाते हैं टोटल कैपेसिटी अभी भी पूरी यूज नहीं हो रही। तो मैनेजमेंट ने सोचा है कि इस स्पेयर कैपेसिटी का क्या करें। तो उनको दो ऑप्शंस नजर आ रही हैं। एक ऑप्शन ये है कि ऑलिव और मिंट का एक सिंगल पैक बना लें, आगे उसकी डिटेल है। और एक ऑप्शन ये है कि नया प्रोडक्ट साल लॉन्च कर दें। अब ये दो ऑप्शंस का रेलिवेंट डाटा दिया हुआ है और पूछा यह है कि दोनों ऑप्शंस को इवेल्युएट करें और बताएं कौन सी ज्यादा बेहतर है। तो क्या करेंगे, दोनों ऑप्शंस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो कर लेते हैं, पहले आसान कर लेते हैं, ऑप्शन 2 करते हैं पहले। जी, साल से कितने बेचने हैं? 80,000। तो 80,000 के लिए सेल्स कितनी हो जाएंगी? 380 रुपए का एक और 80,000 30400। वेरिएबल कॉस्ट क्या होंगी? वेरिएबल कॉस्ट ऑलिव की वेरिएबल कॉस्ट के 40% के बराबर। तो ऑलिव की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 520 या 560? उसने कहा है 40% ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर बस वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट तो 520 भी है और 40 भी है, तो इसलिए 560। तो 560 का 40% इंटू 80,000 17920। और कोई रेलिवेंट? एडिशनल फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट है, क्यों? क्योंकि एडिशनल है। तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी एडिशनल 3200। और कुछ? बस। तो इसका नेट प्रॉफिट आएगा 9280। ये तो थी ऑप्शन 2। ऑप्शन 1,
ऑप्शन 2 की अंग्रेजी पढ़ लें। इस अंग्रेजी में अगर आपको कोई एतराज नजर आ रहा है इन कैलकुलेशन पे तो बोलिए। ठीक है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में ये है कि ऑलिव और मिंट का ना एक पैक बनाएंगे। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं मिसाल बदलता हूं। एक कंपनी का टूथब्रश और उसी कंपनी का टूथपेस्ट। कुछ कस्टमर्स सिर्फ उस कंपनी का टूथब्रश खरीदते होंगे, कुछ कस्टमर्स उस कंपनी का सिर्फ टूथपेस्ट खरीदते होंगे, कुछ कस्टमर्स होंगे जो उसी कंपनी का टूथब्रश और टूथपेस्ट दोनों खरीदते होंगे। तो अगर वो कंपनी एक सिंगल पैक बनाए जिसमें टूथब्रश भी हो और टूथपेस्ट भी हो, तो वो भी वो लोग खरीद ही लेंगे। तो जो वो लोग खरीदेंगे तो फिर वो जो टूथब्रश पहले खरीदते थे फिर वो भी खरीदेंगे, और जो टूथपेस्ट खरीदते थे वो भी खरीदेंगे? नहीं, फिर उनका इसी से काम चल जाएगा। अच्छा, सवाल में कहा नहीं है लेकिन कॉमन सेंस की बात है, जब एक पैकेट बनाएंगे तो उसमें 36-37 ब्रश डाल देंगे और 12 टूथपेस्ट डाल देंगे, हैं? एक पेस्ट और एक ब्रश। तो ये जो ऑप्शन 1 है इसमें लिखा हुआ है अ सिंगल पैक जिसमें बोथ प्रोडक्ट्स ऑलिव और मिंट होंगे। कितने कितने? एक एक ही होगा। अच्छा, उससे डिमांड बढ़ जाएगी और अब वो सिंगल पैक्स भी ज्यादा बिक जाएंगे, लेकिन वो लोग जो ब्रश और पेस्ट दोनों खरीदते थे वो अब वो नहीं खरीदने होंगे, तो उनकी सेल्स कम भी होगी। ये लिखा हुआ है ऑप्शन 1 के अंदर कि सिंगल पैक बना के बेचना चाह रहे हैं और इसका मकसद ये है कि जो स्पेयर कैपेसिटी है सारी यूटिलाइज हो जाए। और लग भी हमें रहा है कि मार्केट में इतनी डिमांड बढ़ जाएगी कि हम सारी की सारी कैपेसिटी यूटिलाइज कर लेंगे। सारी कैपेसिटी यूटिलाइज कर लेंगे मतलब 100% यूनिट्स बना लेंगे और फिर वो सारे के सारे बिक भी जाएंगे। तो इस सिंगल पैक की सेल्स कितनी होंगी? सेल प्राइस पता नहीं और यूनिट्स पता नहीं। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होंगी? पता नहीं। और यूनिट्स कितने होंगे? पता नहीं। चलें पता करते हैं। ऑलिव, मिंट और एक ही पैक। सेल प्राइस ऑलिव की कितनी? 760। मिंट की 550। पैक की कितनी होगी? इन दोनों को सम करके उसका 90%, यानी 760 और 550 को मिला के इसका 90%। 1179। ये वाली प्राइस की अंग्रेजी ना समझ आई किसी को? वेरिएबल कॉस्ट ऑलिव की कितनी? 560। मिंट की 450। पैक की? हाँ जी सेम। कुछ नहीं कहा तो दोनों को ऐड कर दें या दोनों को ऐड करके 90% कर लें। नहीं, वो तो प्राइस डिस्काउंटेड रखते हैं, खर्चा तो उतना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों बनने हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 1010। एक इसमें एतराज हो सकता है और वो एतराज प्रोडक्शन वाली तो बात समझ आती है कि दोनों ही बनेंगे, सेलिंग कॉस्ट को दोनों को क्यों ऐड कर रहे हैं? हाँ जी, तो कितनी कम कर लें? ना ना 18% तो यूनिट्स की बात की है। हाँ जी, एवरेज कर लें, क्यों? बढ़ा लें, कम कर लें, उतनी रहने दें। थोड़ी कम, कितनी थोड़ी कम कर लें? कितनी थोड़ी? कुछ कहा नहीं है तो फिर उतनी ही रहेगी, तो इसलिए दोनों को ऐड कर लेंगे। कम करनी है किसी ने तो कर ले, लेकिन कितनी कम? थोड़ी सी, कितनी थोड़ी सी?
तो इसलिए जितनी है उतनी ही ठीक है, वरना कुछ करना होता तो बता देते। तो ये निकल आई सेल प्राइस और कॉस्ट। तो सेल प्राइस आ गई 1179 और वेरिएबल कॉस्ट आ गई 1010। अब क्या रह गया, यूनिट्स, यानी नंबर ऑफ पैक्स कितने बेचेंगे। करें सब ट्राई, खामोशी से सब लोग ट्राई करें, लेकिन सब जरूर करें ट्राई। कितने नंबर ऑफ पैक्स बेचेंगे, सब लोग ट्राई करिए बेटे जरूर। मैं तो बता ही दूंगा, आप सब लोग करें ट्राई। थोड़ा टाइम लें, जरूरी नहीं है कि चुटकी बजाते हो जाएगा, सोच समझ के अंग्रेजी पे गौर करें। करीब करीब हो। नहीं, चले मैं करता हूं, एक और सवाल भी करना है। थोड़ा सा और रह गया बस। चलिए मैं बताता हूं, टोटल कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि टोटल कैपेसिटी तक पहुंच रहे हैं ना। तो टोटल कैपेसिटी ये, अच्छा एक ही फैक्ट्री एक ही प्लांट है या अलग अलग है? एक ही है, तभी तो उसी की स्पेयर कैपेसिटी पे साल से भी बना रहे हैं और फाल से भी बना रहे हैं और किन्नू भी बना रहे हैं, सब उसी के ऊपर ही हो रहा है। तो इसलिए टोटल कैपेसिटी कितनी है? ऑलिव कितने पहले बनाते हैं? 120 और मिंट, अब ये जो है ये 75% है, तो टोटल कैपेसिटी आ गई। यहां तक तो सारे शायद पहुंच ही गए हों, यहां तक तो पहुंच ही गए। अच्छा अब एक मिसाल समझाता हूं। अगर इस रूम के अंदर सेशन स्टार्ट हुआ है, इस रूम के अंदर एडमिशंस के हिसाब से अभी भी 40 सीटें खाली हैं और मैनेजमेंट चाह रही है कि नहीं इसको भरना है, तो कितने एडमिशन और कर सकते हैं? 40 सीटें खाली हैं अभी। अच्छा अब जब 40 सीटें पे बच्चे और आ जाएंगे तो कुछ एग्जिस्टिंग वालों में से हो सकता है उठ के चले जाएं कि ये तो क्लास भर गई है, नहा के आते नहीं है, स्मेल हुआ करेगी क्लास में, तो 15 बच्चे छोड़ जाएं, तो कितने एडमिशन कर सकते हैं? 55। जो दोबारा सेशन स्टार्ट हुआ, बच्चे क्लास में सब आ गए मौजूद, लेकिन 40 सीट्स अभी भी स्पेयर हैं और मैनेजमेंट का इरादा है कि इनको फुल करना है,
तो भरनी है चूंकि सीट्स, तो 40 एडमिशन और कर सकते हैं। लेकिन उन 40 के करने से अगर एग्जिस्टिंग में से भी 15 उठ के चले गए तो फिर 55 कर सकते हैं ना एडमिशन। तो टोटल कैपेसिटी है 360। जितने ऑलिव और मिंट बनाते हैं अब भी उतना ही बनाएंगे? नहीं, अब 18% कम हो जाएंगे। ऑलिव कितने बनाते हैं, अब कितने बनाएंगे? इतने। मिंट कितने बनाते हैं, अब कितने बनाएंगे? देखें कितने, 98 400 1 2 3 4 5 6। अगर हम सिंगल पैक बनाना शुरू कर देंगे तो ये इंडिविजुअली ऑलिव मिंट बेचते थे वो बंद कर देंगे? नहीं, वो भी तो बनाएंगे। तो इतने हैं जो अकेले अकेले बना के बेचेंगे। बाकी कितनी जगह और रह गई है? 138। ये जो 138,600 है ये मैं यहां लिख दूं। एक पैकेट में 2 यूनिट्स डलने हैं, तो हम नंबर ऑफ पैकेट्स निकाल रहे हैं। सिक्स 9, तो हम लोग 69300 ऑलिव बनाएंगे, 69300 मिंट बनाएंगे, दोनों को मिलाएंगे और फिर इतने डब्बे बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएंगे 69300। सिक्स 9300 जी। हाँ, ग्रॉसअप किस बात का? जितने पहले बनते थे उनमें से 18% नहीं बनने अब, यानी जितने पहले बनाते थे उनसे 18% कम बनाने हैं। तो इसका मतलब ऑलिव अब इतने बनाया करेंगे, मिंट अब इतने बनाया करेंगे। तो टोटल में से इतने ऑलिव और मिंट बना लेंगे तो बाकी इतने और बनाने की गुंजाइश है। तो इनमें से आधे मिंट आधे ऑलिव बनाएंगे। हैं 270 कर लें, कर लें जी। दोबारा ऊंचा बोलिए। हाँ, हमने जितने ऑलिव और जितने मिंट बनाने हैं उन्हीं में से चुन चुन के इकट्ठे करके डब्बे में भरने हैं। जितने ऑलिव और मिंट अलग अलग बनते हैं, इसकी डिमांड इतनी है, इसकी इतनी है, ये अलग बनते हैं, ये अलग बनते हैं और अलग अलग बिकते हैं। तो अब भी हम इनको अलग अलग बना के अलग अलग बेचेंगे, लेकिन जितने पहले बेचते थे उससे कम बनेंगे। इन्हीं में से ले लेके डब्बों में नहीं भरने। ये तो अलग बिक के अलग अलग बन के अलग बिक रहे हैं। अब उसके अलावा मजीद बनाएंगे और उन मजीद बनाने वालों को डब्बों में भरेंगे। तो अब जो मजीद बनाएंगे वही पैक में भरने हैं ना, तो अब वो पैक में एक एक करके भरने हैं। तो इसलिए जितने अब ऑलिव बनेंगे उतने ही अब मिंट बनेंगे। ये इंडिविजुअल वाले अलग हैं, ये वो हैं जो उनका सिंगल पैक बनाने के लिए कर रहे हैं। तो इतने ऑलिव और मिंट बनाएंगे लेकिन दोनों बराबर बराबर, ताकि दो दो मिला के एक डब्बे में डाल सकें। ओके, अच्छा, और इसमें कोई रेलेवेंट चीज? फिक्स कॉस्ट है कहीं? इसकी वजह से जो ऑलिव और मिंट का हंसता बसता घर उजड़ रहा है, तो वो रेलेवेंट है, बिल्कुल है। कितने यूनिट्स नहीं बन सकेंगे? 18%। तो नहीं बन सकेंगे तो क्या होगा? जो उनसे सेल लाती थी वो नहीं आएगी, बस। जो वेरिएबल कॉस्ट पड़ती थी फिर वो भी नहीं पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, जो उनसे कंट्रीब्यूशन कमाते थे अब वो नहीं कमा सकेंगे। ये रेलेवेंट है। और जो लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट
एंड तक पहुंच चुके हुए हैं। यही वजह है कि स्टॉक आउट कॉस्ट में हम कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ले रहे होते हैं कि इतने नहीं बेच सकेंगे तो जो उनसे कंट्रीब्यूशन कमानी थी वो नहीं कमा सकेंगे, तो इसलिए जो नहीं बेच सकेंगे उनकी कंट्रीब्यूशन हम नहीं कमा सकेंगे, तो वो हमारा एक रेलेवेंट एक्सपेंस होगा। ये कितना बना 70, ये कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। मिंट ऑलिव का कितना होगा 200 100। ऑलिव के कितने यूनिट्स नहीं बेच सकेंगे, एक 20 का 18%, इस पे फिर 200 नहीं कमा सकेंगे। मिंट के कितने नहीं बेच सकेंगे 150 का 18% और इस पे 100 नहीं कमा सकेंगे। तो ये जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है ये एक रेलिवेंट एक्सपेंस। Okay. 200 और 100 क्या है, जबरदस्त। सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस है, कंट्रीब्यूशन है ना, नहीं 46। तो कंक्लूजन क्या है कि ऑप्शन 2 पे जाना चाहिए। चलें एक सवाल और पढ़े, कर लें नोट कर लें। जी कैलकुलेशन पे एतराज है या कॉन्सेप्ट पे एतराज है? तुमसे पूछ रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं समझ आई या ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया कि यहाँ क्यों लिखा है? कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। कल थी क्लास में रेलेवेंट आइटम्स की मैंने कल टिप्स बताई थी, सुनहरी असूल बताए थे, और वो आपने गोल्डन इंक से लिखे? हाँ भाई यही मसला है ना, गोल्डन इंक से नहीं लिखे। उसमें एक पॉइंट बताया था कि एक इनफ्लो होना था, इस प्रपोजल की वजह से अब वो नहीं होगा। तो अगर हम ऑप्शन 1 पे जाते हैं तो वो जो ऑलिव और मिंट बेचा करते थे उनमें से 18% अब नहीं बिक सकेंगे, तो उनसे जो इनफ्लो होना था वो अब नहीं होगा ना, तो वो एक रेलिवेंट कॉस्ट है। तो सेल्स का इनफ्लो और वेरिएबल कॉस्ट का आउटफ्लो, मतलब नेट कंट्रीब्यूशन का इनफ्लो होना था, तो वो हमारे लिए अब रेलिवेंट एक्सपेंस है। एक सवाल पढ़िए, करता हूं बोर्ड पे। स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 1। ये जिस चीज का सवाल है वो पढ़ानी तो कल है, लेकिन ये वो पढ़ाए बगैर सवाल हो जाएगा, इसलिए ये मैं अभी करा रहा हूं। स्प्रिंग 2017 क्वेश्चन नंबर, छोटा आसान सा सवाल है। स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 1 पैक की बुक में ये लेबर कॉस्टिंग में मिलेगा। स्प्रिंग 2017 क्वेश्चन नंबर 1 स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड। कोई और कॉलेज की किसी के पास बुक है, उसमें भी मेरा ख्याल है लेबर में ही डाला होगा उन्होंने। स्प्रिंग 2017 क्वेश्चन नंबर 1 स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड, पेज 111।
जी अभी शुरू किया ना चैप्टर, हो जाएंगे हैं? जी समझ नहीं आई। सिलेबस ना पूछा करें, हो जाएगा इंशाल्लाह कभी ना कभी। हैं? हम कैसे कवर करेंगे सर? अगले संडे का बात है एक्स्ट्रा क्लासेस है जी। मैं सोच रहा हूँ इस संडे को आपकी भी एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूं। नहीं कोई मसला नहीं, वो टेंशन नहीं है, वो उसका सिंपल सा है, नहीं मंगवाऊंगा। हाँ जी 3 घंटे मुबलक, 3 घंटे FR1 और 3.5 घंटे कॉस्ट, बस। क्या हुआ? तो संडे को नहीं रखूंगा ना R2, कल कंफर्म कर दूंगा। प्रोबेबली इस संडे को मैं कॉस्ट की क्लास रखूंगा। आपकी एक्साइटमेंट में ना वो सवाल रह गया है, स्प्रिंग 17 क्वेश्चन 1 पढ़ लें। कौन सी? नेक्स्ट वीक में देखते हैं। चलें देखते हैं, कल बताऊंगा। सवाल का है पढ़ने को, कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। क्या हुआ? पता नहीं क्या शोर, मुझे नहीं पता। मुझे कह रहे थे कुछ। नहीं तो शोर किस बात का कर रहे हैं? क्लास ना हो, पता नहीं, मुझे नहीं ऐसी आवाज आई कुछ। जो लोग पढ़ रहे थे उन्होंने पढ़ लिया होगा। जी आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हैं? चुप करके सवाल पढ़ लें। पढ़ लिया सवाल?
दस 10,000 यूनिट्स बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और अभी साइन नहीं किया, अभी कंसिडर कर रहे हैं। ये 10,000 यूनिट्स बनेंगे 500 करके, और जो पहला बैच है ये उसका एस्टीमेट अवेलेबल है। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, सेटअप कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, और उसके बाद नीचे अदर इंफॉर्मेशन में सेटअप कॉस्ट का कुछ बताया हुआ है, लर्निंग कर्व है। तो आर्स तो आप ऐसे निकाल लें, ऐसे। तो ये आर्स तो आपने निकाल ही लेने हैं। नहीं निकाल रहे, कोशिश कर रहे हैं? नहीं, एंगल सही नहीं है आपका। तो मैं ये सवाल बेसिकली करा रहा हूं पॉइंट 1 के लिए। सेटअप कॉस्ट वाला इसमें एक अच्छा पॉइंट है। आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है ये। इतने आसान सवाल होते नहीं है जिंदगी में, लेकिन आसान सवाल है। लर्निंग रेट लगा के आर्स निकाल लेंगे। बैचेस वाला सवाल है, 8 बैचेस तक लर्निंग चलेगी, उसके बाद रुक जाएगी। ये हो जाए, कर लेंगे लर्निंग के आर्स। टोटल पूछा ये है कि इन 10,000 यूनिट्स बनाने के कस्टमर को कितने पैसे चार्ज करें। 30% प्रॉफिट रखना है। कैसे करें कैलकुलेट? कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। मटेरियल कितना? 500 अच्छा मैं लेता हूँ। ऑन अब किया है। एक बैच के लिए 135,000 का मटेरियल, तो टोटल कितने बैच बनने? जी लेबर एक आर का कितना रेट? आर्स का रेट लें या ये भी इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें। पहले बैच की लेबर कॉस्ट लिखी हुई है ना 2,25,000, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि इस पे लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो उसके लिए तो आर्स निकालने पड़ेंगे। तो जब आर्स निकालने पड़ेंगे तो वो तो आप निकाल ही लेंगे। वेज रेट कितना? काफी अरसा हो गया मकड़ी से कुछ नहीं पूछा, ये मकड़ी से पूछ लेते हैं। और 2,25,000 रुपए 1500 आवर्स के, तो 150 रुपए वेज रेट है। और आवर्स निकल आएंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स जी 120 पर लेबर आवर, तो आवर्स यही निकल आएंगे और 120 से मल्टीप्लाई हो गया। हो जाएगा, वाकई आसान है, टपा नहीं रहा हूं, वाकई ना। इसमें क्या है? क्या करवाऊं? नहीं, बात टाइम की नहीं है। करें, निकालें आर्ट्स, निकालें, करें सॉल्व, करें। चल फिर के सबसे मैं एक एक करके होमवर्क सवाल देखता हूं कि आप आर्ट्स सही निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे। आप करें आर्ट्स, निकालें ना सारे, कोई गुस्सा नहीं कर, निकालें आर्ट्स। चलें, सीरियस ही हो गए आप तो, निकालने लगे हैं। निकाल लेंगे। सेटअप कॉस्ट समझ लें। सेटअप कॉस्ट के लिए करा रहा हूं ये सवाल, वरना ये वाकई हो जाएगा। क्यों भाई? निकल आएंगे यार। सेटअप कॉस्ट पहले बैच की कितनी है? ऊपर टेबल पहले बैच का है ना, तो सेटअप कॉस्ट पहले बैच की दी हुई है 40,000।
40। सेकंड बैच की कितनी लिखा हुआ है? हर अगले बैच में 5% कम होती जाएगी, यानी 40,000 का 0.95 कितनी 38,000। थर्ड बैच, फोर्थ बैच, फिफ्थ बैच। अच्छा चलें ठीक है, फिर फोर्थ तक करते हैं पहले। 36 100 34 295। मजीद इंप्रूवमेंट बंद हो जाएगी। फिफ्थ में इंप्रूवमेंट होगी या फिफ्थ में भी नहीं होगी? मेरा सवाल ये है कि फिफ्थ बैच पे इतना ही टाइम लगेगा या फिफ्थ बैच पे भी रिड्यूस्ड टाइम लगेगा? रिड्यूस होगा। पांचवा भी उससे आगे यानी फिफ्थ पे रिड्यूस होगा। तो पांचवें पे रिड्यूस होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। पता नहीं, नहीं होगा। इसका जवाब मैं आपको एक सवाल से देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं, हाँ लास्ट टाइम यही कहा था, हाँ जी इसका जवाब इस सवाल में है कि अगर आपसे कहा जाए कि डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स वाला चैप्टर मैं मंडे ऑनवर्ड्स कराऊंगा, तो मंडे शामिल है कि नहीं? शामिल है। तो फिफ्थ ऑनवर्ड में फिफ्थ शामिल है, यानी फिफ्थ में भी नहीं होनी रिडक्शन और ऑनवर्ड्स में भी नहीं होनी, तो बस आखिरी रिडक्शन यही होनी थी। तो अब फिफ्थ से लेके ऑनवर्ड्स कितने बने? 16। तो वो जो 16 बैचेस हैं उनमें इतना ही होगा, 34295 इंटू 16 बैचेस, 548720। 16 है ना, 20 में से 4 ये हो गए, तो 16 बाकी। The setup cost per batch will be reduced by 5% for each subsequent batch. So वो 5% 40,000 का मतलब 2,000 subsequently हर batch में decrease नहीं होगी। ये कहा हुआ है कि हर सब्सिक्वेंट बैच 5% सस्ता होगा। किससे सस्ता? यानी अगर कहें कि हर अगला कदम 1-1 फुट नीचे जाएगा, तो सीढ़ी से 1 फुट नीचे अगला स्टेप आया, फिर इससे 1 फुट नीचे अगला स्टेप आया, फिर इससे 1 फुट नीचे अगला स्टेप आया, तो 5% कम होगा। इससे 5% यहां, फिर इससे 5% यहां, फिर इससे 5% यहां। मतलब वो सेंस भी तो ले ही सकते हैं, कोई ये कास्ट वर्डिंग में डिफरेंशिएशन। अच्छा, यहां पर जो लिखा हुआ है सेटअप कॉस्ट पर बैच वुड बी रिड्यूस्ड बाय 5% फॉर ईच सब्सिक्वेंट बैच, यानी हर अगला बैच 5% सेटअप कॉस्ट कम होती जाएगी फॉर ईच सब्सिक्वेंट बैच। मुझे तो ये सेंस ही समझ आ रही है कि हर सब्सिक्वेंट में 5% कम होता जाएगा बाय 5% फॉर ईच सब्सिक्वेंट। जैसे ही सब्सिक्वेंट बैच आएगा 5% कम, फिर सब्सिक्वेंट बैच आएगा 5% कम, फिर सब्सिक्वेंट बैच आएगा 5% कम, लेकिन चौथे के बाद रुक जाएगा। 6971115। चलें 115 की हमें जरूरत ही नहीं थी, तो यहां पर हम 697 लिख लेते हैं। और इसकी वजह बताऊंगा मैं अगले लेक्चर में, अभी सिर्फ कह रहा हूं लिख लें डेप्रिसिएशन।
कितनी गिवन है? 45 एक बैच में, 220। और ये जो एलोकेटेड हैं ये नहीं लिखने। एलोकेटेड क्यों नहीं लिखने, डेप्शन क्यों लिखनी है, इसकी वजह अगली क्लासेस में। अभी ये सवाल मैंने सिर्फ इस पॉइंट के लिए कराया था। एक सवाल होमवर्क तो आप कर ही देंगे, नहीं करेंगे? चलें ठीक है, ना सही दफा हो। ओके, अल्लाह हाफिज।